तो बच्चों, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस जो तुल्यांक था हमारा, उसका नियम के अंदर हमने पढ़ा था कि भाई कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर होगी तो उसमें जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे, यानी जितने भी रिएक्टेंट कंज्यूम होंगे और जितने प्रोडक्ट हमारे बनेंगे, उन सब के तुल्यांक क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि मान लीजिए नाइट्रोजन गैस है अगर, और वो हमारी हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया कर रही है और अमोनिया बना रही है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बैलेंस करूँ तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। तो स्टाइकोमेट्री कंसेप्ट के हिसाब से, मोल कंसेप्ट के हिसाब से, तो क्या स्टेटमेंट है हमारा? 1 मोल नाइट्रोजन गैस 3 मोल हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करेगी और 2 मोल हमारा अमोनिया फॉर्मेशन करेगा। ये किसके अकॉर्डिंग है? स्टाइकोमेट्री के अकॉर्डिंग है। बट अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंट, तुल्यांक के अकॉर्डिंग क्या है बच्चों? इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन किसके बराबर हो जाएगा? इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन के बराबर, और अमोनिया बनेगा भी कितना? इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया। ये तीनों आपस में क्या होंगे बच्चों? बराबर होंगे। ये क्या है? हमारा लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस होता है। स्टेटमेंट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अभी बच्चों इसमें कुछ केसेस बनाते हैं। जैसे सपोज करो केस नंबर 1 की बात करते हैं। केस नंबर 1, मान लीजिए ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर 2 हैं, ठीक है। एक तो है कंपाउंड ए, क्या है बच्चों? कंपाउंड ए प्लस कंपाउंड बी का ये क्या है? मिश्रण है, ठीक है। अभिक्रिया नहीं हो रही है, केवल क्या है ये बच्चों? ये मिश्रण है, ठीक है। मिश्रण और अभिक्रिया में अंतर समझते हो कि भाई मिश्रण जो है वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड ए और कंपाउंड बी 2 कंपाउंड है, इसमें इसका क्या है बच्चों? ये मिश्रण है। अब इसके अंदर क्या होगा? इस मिश्रण का जो तुल्यांक होगा, इस मिश्रण का जो तुल्यांक होगा वो क्या होगा? तुल्यांक ए प्लस तुल्यांक बी के योग के बराबर होगा। क्या बोला मैंने? इस मिश्रण का जो तुल्यांक होगा वो तुल्यांक ए और तुल्यांक बी के योग के बराबर होगा। आई नहीं आई बच्चों बात समझ में? एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर एक तो हमारी नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, और दूसरी हमने इसमें डाल दी हीलियम गैस। नाइट्रोजन गैस का तो हमें दे दिया बच्चों, मान लीजिए 2 मोल दे दिया, ठीक है, और हीलियम गैस का हमें कितना दे दिया? इसका भी 2 मोल दे दिया। अब उसने बोला कि इस मिश्रण का तुल्यांक क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। आई नहीं आई बात समझ में? तो अब यहाँ पे बच्चों ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तुल्यांक दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा। या मोल वोल छोड़ो, मोल से तुल्यांक बनाना तो अभी हम सीखेंगे। सीधे पहले क्या ले लेते हैं? तुल्यांक ही ले लेते हैं। तो इसका मान लो हमें 2 इक्विवेलेंट दिया है, इसका मान लो हमें 1.5 इक्विवेलेंट दिया है, और बोला इस मिश्रण का, इस कंटेनर का तुल्यांक क्या होगा। तो इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन गैस प्लस इक्विवेलेंट ऑफ हीलियम गैस हमारा हो जाएगा। अब नाइट्रोजन गैस है, इसका इक्विवेलेंट कितना है? 2, और हीलियम गैस का कितना हो जाएगा? 1.5, यानी कितना हो जाएगा टोटल? 3.5। यानी ये जो मिश्रण है इसका कुल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा हमारा? 3.5 हो जाएगा। आई नहीं बच्चों बात समझ में? इसी तरीके से मान लो ये हमारा एक कंटेनर है, ठीक है, ये हमारा कंटेनर है, इसमें हमने डाला सपोज करो H+1m का, और एक और हमने डाला इसमें H+2m का, ठीक है। एक तो क्या डाला हमने? 1m का, और दूसरा H+ क्या डाला? 2m का। ये असल में H+ कहाँ से आया है? मान लो HNO3 से आया है, और ये कहाँ से आया है? सपोज करो HCl से आया हुआ है। अब आपसे बोला गया कि भैया टोटल तुल्यांक कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, इक्विवेलेंट ऑफ H+ कहाँ से वाला? HCl वाला। तो इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम मान लो अपने को कितना दिया है? 1 लीटर, और इसका वॉल्यूम अपने को कितना दिया है? 1 लीटर दिया है। तो इक्विवेलेंट H+ फ्रॉम HCl क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम अगर मैं लगाऊं तो नॉर्मेलिटी कितना आ गया अपना भाई? नॉर्मेलिटी कितना दिया है? 1, और वॉल्यूम कितना है? 1, यानी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2 इक्विवेलेंट आ जाएगा। इस तरीके से इक्विवेलेंट ऑफ H+
बाय HCl HNO3 अगर मेरे को निकालना है तो यहाँ नॉर्मेलिटी यानी 2 × 1 यानी टोटल कितना हो जाएगा 3 इक्विवेलेंट हो जाएगा। आई नहीं आई बात समझ में। अब उसने बोला टोटल इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस कितना होगा, तो हम क्या करेंगे इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस बाय HCl प्लस इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस बाय HNO3 दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, इधर तो आ गया बच्चों 1 और इधर आ गया अपना 2, सॉरी 3 नहीं आएगा 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। यहाँ मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर वाला लगाया, तो जो मोलैरिटी है वही मेरी क्या हो जाएगी यहाँ पे नॉर्मेलिटी हो जाएगी। आई नहीं आई बात समझ में। तो बेसिकली अगर अपने को दो कंपाउंड दिए हैं जो आपस में अभिक्रिया नहीं कर रहे हैं और टोटल तुल्यांक मिश्रण का हमसे पूछा गया है, तो वहां पे हमें तुल्यांक बताने के लिए क्या करना होगा बच्चों, दोनों के तुल्यांक को जोड़ना है, वो क्या हो जाएगा हमारे मिश्रण का तुल्यांक हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से क्या है हमारे बच्चों इसके अंदर क्वेश्चन फॉर्मेशन होते हैं केस नंबर 1, और जो ऊपर हमने लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पढ़ा था वही हमारे मेनली 2 कंसेप्ट इस्तेमाल होंगे। एक और केस में अगर बताऊं आपको तो केस नंबर 2 होता है बेटा हमारा एसिड बेस उदासीनीकरण के लिए। ठीक है, अब एसिड बेस उदासीनीकरण क्या होता है आपको ये ध्यान रखना है, इक्विवेलेंट ऑफ अम्ल जो होगा यानी अम्ल का जो तुल्यांक होगा वो किसके तुल्यांक के बराबर होना चाहिए, क्षार के तुल्यांक के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर यह कैसा मिश्रण बनेगा हमारा, उदासीन मिश्रण बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों, उदासीन मिश्रण बनेगा। और अगर ये उदासीन मिश्रण बनेगा तो इसके pH का मान कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। 7 मतलब कैसा हो गया हमारा, न्यूट्रल नेचर का हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपका इक्विवेलेंट ऑफ अम्ल जो है वो मान लो ज्यादा है इक्विवेलेंट ऑफ क्षार से, तो बच्चों अम्ल के अगर तुल्यांक ज्यादा होंगे तो ये हमारा कैसा माध्यम हो जाएगा, अम्लीय माध्यम हो जाएगा। अम्लीय माध्यम का मतलब pH का मान क्या होगा, <7 आएगा। इसी तरीके से अगर हमारा इक्विवेलेंट ऑफ अम्ल अगर क्या हो जाए, कम हो जाए इक्विवेलेंट ऑफ क्षार से, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा बच्चों, क्षारीय माध्यम हो जाएगा और इसके pH का मान क्या होगा, <7 होगा। हालांकि इस इक्विवेलेंट वाले कंसेप्ट में हम जनरली पहले वाले पॉइंट पे क्वेश्चन करेंगे। आई नहीं आई कहानी समझ में। तो इस तरीके से क्या है अपने को यहाँ पे केसेस लेते हुए चलने हैं और अब हम इसमें क्वेश्चंस की वैरायटी देखने जा रहे हैं जिससे हमें ज्यादा बेटर प्रैक्टिस होगी। थ्योरी के नाम पे तो इस टॉपिक में कुछ है नहीं। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे हमें क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंटेशन करना है। ठीक है, चलिए तो चलो बच्चों एक हमने एग्जाम्पल लिया है अम्ल क्षार वाले तुल्यांक के कंसेप्ट पे। क्या है कंसेप्ट, NaOH का कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, यानी NaOH का हमें द्रव्यमान निकालना है जिससे 25 ml 0.1 m H2SO4 को पूर्णतः उदासीन किया जा सके। तो हमें ये पता है बच्चों कि अगर मुझे पूर्णतः उदासीन बनाना है, पूर्णतः उदासीन अगर मुझे बनाना है तो मुझे ये पता है कि इक्विवेलेंट ऑफ अम्ल जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, इक्विवेलेंट ऑफ क्षार के बराबर होना चाहिए। अब बच्चों इक्विवेलेंट के तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, अगर मैं याद दिलाऊं इक्विवेलेंट बराबर मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर होता है, इक्विवेलेंट बराबर नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है, इक्विवेलेंट बराबर वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू इक्विवेलेंट मास, ये भी हमारा क्या होता है बच्चों, इक्विवेलेंट होता है। तो इसके तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, हमें चूज ये करना है कि इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला हमारे यूज आएगा, डेटा क्या दिया हुआ है उसके आधार पर। अब यहां पर बच्चों देखो NaOH का कितना द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, यानी NaOH का द्रव्यमान पूछा है तो मैं द्रव्यमान वाला फॉर्मूला लगा लेता हूं। तो यहां पे देखो इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 अम्ल क्या है बच्चों, H2SO4, और इक्विवेलेंट ऑफ क्षार क्या है हमारा, NaOH है। ठीक है, अब इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 पे डेटा पढ़ते हैं, 25 ml 0.1 m H2SO4। अब मैं यहां से क्या लिख सकता हूं बच्चों, देखो नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर बराबर, मोलैरिटी कितनी दे रखी है 0.1, वैलेंसी फैक्टर की बात करता हूं
तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसमें H+ आयन कितने रिलीज होंगे, 2, यानी उसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। तो यानी कि यहां से नॉर्मेलिटी निकल के कितनी आ रही है, 0.2। क्लियर है पॉइंट। तो यहां से बच्चों H2SO4 की नॉर्मेलिटी आ जाएगी 0.2 इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में पुट करना होता है, लीटर में। तो कितना है 25 ml। 25 ml को लीटर में कन्वर्ट करो, 25 इंटू 10 की पावर -3। ये तो हो गया देखो इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। ठीक है, यहाँ पे लिखता भी चलता हूं मैंने यूज क्या किया है। तो इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 में क्या किया है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर बराबर वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH। तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई थी अपनी 0.2, वॉल्यूम कितना है 25 इंटू 10 की पावर -3 बराबर वेट इन ग्राम मेरे को कैलकुलेट करना है। इक्विवेलेंट वेट NaOH का देखते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट NaOH का निकालने के लिए मैं लॉजिक क्या इस्तेमाल कर रहा हूं, NaOH का मोलर द्रव्यमान, NaOH का मोलर द्रव्यमान, ठीक है, अपॉन वैलेंसी फैक्टर। और क्षार के केस में वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ OH माइनस आयन। तो NaOH का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 40/A, क्योंकि A की तो OH माइनस आयन रिलीज करेगा, यानी इसका तुल्यांकी भार कितना आएगा, 40 आएगा। तो चलो यहाँ पुट कर लेते हैं। ये हो गया बच्चों 40, वेट इन ग्राम इज इक्वल टू 25 दूनी 50, 5 बचा, 5 4 जा 20, यानी 200 गुणा 10 की घात -3 ग्राम। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये बन जाएगा मेरा 200 मिलीग्राम। इट डिपेंड ऑन द ऑप्शन कि भाई आपको ऑप्शन दिया हुआ क्या है, 0.2 ग्राम दिया हुआ है, 200 मिलीग्राम दिया हुआ है कि किलोग्राम में दिया हुआ है। उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। और आप कैसे सॉल्व कर सकते थे, देखो यहां पर ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं लगाना था ना तो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे। देखो सेकंड मेथड और देखते हैं हम लोग इसका। सेकंड मेथड से मैं कैसे सॉल्व कर सकता था इसको, देखो इधर तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ही चलने दो लीटर के अंदर इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 के लिए, और इधर जो है ना आपका इक्विवेलेंट ऑफ NaOH जो है इसके लिए तुम लगा लो मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये भी लगा सकते हो, देखो ये वाला फॉर्मूला लगा लो, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। यहां से नॉर्मेलिटी कितनी आ गई थी 0.2, वॉल्यूम कितना आ गया था 25 इंटू 10 की पावर -3 मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर 1। तो मोल कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -3 मोल आ जाएगा हमारा। अभी मोल क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास बराबर 5 इंटू 10 की पावर -3, वेट बराबर 40 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -3, 5 4 जा 200 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। तो चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, कैसे भी करो आंसर आपका सेम ही आना है। क्लियर है ना बात। मुद्दे की बात यह है आपको ये फॉर्मूले जो है 3 ये जरूर याद होने चाहिए, ताकि मैं इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाऊं क्या, इट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि मुझे फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करना है। ठीक है, आइए चलिए अभी अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो आइए बच्चों अगला क्वेश्चन अभी देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है हमें, देखो 10 ml 1N HCl को मिलाया हमने 20 ml 1M H2SO4 में, और उनको मिलाया फिर हमने 30 ml 1M NaOH के अंदर। ये हमारा एक फाइनल सॉल्यूशन बना। उस फाइनल विलयन के लिए कौन सा कथन सत्य है भाई, मिली इक्विवेलेंट MEQ क्या है बच्चों, मिली इक्विवेलेंट कि 20 मिली इक्विवेलेंट H+, 20 मिली इक्विवेलेंट OH माइनस, 0 मिली इक्विवेलेंट H+ और OH माइनस। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, पूर्ण उदासीन है ना। इसका मतलब क्या हो गया, पूर्ण उदासीन। न तो H+ बचा और न ही OH माइनस आयन बचा, यानी pH का मान कितना हो गया इस वाले ऑप्शन के लिए, 7 हो गया है ना। ऑप्शन का भी प्रेडिक्शन कैलकुलेट करना सीखो। और क्या है 30 मिलीमोल्स ऑफ H+ आयन। तो अब ये कैसे सॉल्व करना है जरा देखो। हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो यहां पर मैं जो फॉर्मूले लगाने जा रहा हूं वो फॉर्मूला है मेरा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो सबसे पहले तो HCl के लिए इस्तेमाल करता हूं। तो इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना हो जाएगा बच्चों, देखो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम लगाया मैंने, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो नॉर्मेलिटी की वैल्यू कितनी है 1 और वॉल्यूम कितना है बच्चों 10 इंटू 10 की पावर -3,
यानी कि 10⁻⁻² इक्विवेलेंट हमारा क्या हो गया, HCl का हो गया। अब मान लीजिए आपका HCl टूट रहा है, तो HCl टूटेगा तो H प्लस देगा और Cl माइनस देगा। आपको पता है इस तरीके से जब भी डिसोसिएशन होता है तो सबके इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि 10⁻⁻² इक्विवेलेंट जब HCl टूटेगा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस की बात कर रहा हूं। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या बोलता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो बने सबके तुल्यांक क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे HCl H प्लस और Cl माइनस में टूट रहा है। अब इसका बच्चों टाइम t इक्वल टू 0 पे कितना इक्विवेलेंट था, 10⁻⁻² इक्विवेलेंट था। तो पूरा टूटने के बाद ये तो खत्म हो जाएगा। ये कितना बनेगा, 10⁻⁻² इक्विवेलेंट, और ये भी कितना बनेगा, 10⁻⁻² इक्विवेलेंट। मोल जैसा ही कुछ कुछ कंसेप्ट है यहाँ पे, बस वहां पे स्टाइकोमेट्री बैलेंस करते हुए चलना पड़ता था। यहाँ ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी HCl से मेरे को जो इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस मिल रहे हैं वो 10⁻⁻² इक्विवेलेंट मुझे मिल जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। अभी आगे बात करते हैं हम किसकी, H2SO4 की। सेम लॉजिक H2SO4 में लगाने वाला हूं। बस यहां पर एक बात का ध्यान रखना, यहां मोलैरिटी 1m दे रखी है, इसको वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके नॉर्मेलिटी मेरी 2 आ जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगा मेरा 20 × 10⁻³ यानी कि 40 × 10⁻³ यानी कि 4 × 10⁻² इक्विवेलेंट मेरा आ गया H2SO4 का। ठीक है, ये किसके इक्विवेलेंट है बच्चों, H2SO4 के इक्विवेलेंट है। क्लियर। अब यहां से H2SO4 को अगर मैं तोड़ता हूं तो H2SO4 कैसे टूटेगा, 2H प्लस SO4 - 2। अब मान लो मैं बोलता है इसका 2 मोल दिया हुआ है, तो इसका कितना मिलेगा, 2 मोल, और इसका 1 मोल मिलेगा। ऐसा मोल में होता था, लेकिन इक्विवेलेंट में तो ऐसा नहीं होगा ना। इक्विवेलेंट में तो सीधे क्या हो जाएगा बच्चों, ये कितना है, 4 × 10⁻²। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली लाखों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर्स से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे जाके आप क्लिक करिए और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ मेरी बच्चों से ये भी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और साथ ही साथ मटेरियल चाहिए, उसके लिए भी आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके क्लिक करके वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो H प्लस के इक्विवेलेंट कितने मिलेंगे, 4 × 10⁻² इक्विवेलेंट, और इसके भी कितने मिलेंगे, 4 × 10⁻² इक्विवेलेंट। बोलो आई नहीं आई कहानी समझ में। ठीक है, तो यहां से मुझे इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस आयन कितना मिल रहा है, 4 × 10⁻² इक्विवेलेंट। क्लियर है। अभी आगे बात करते हैं, अगला क्या बचा हमारा, NaOH। तो NaOH के लिए भी मैं अप्लाई कर लेता हूं। तो इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, इक्विवेलेंट ऑफ NaOH क्या हो जाएगा अपना, नॉर्मेलिटी कितनी है 1, और ये हो गया 30 × 10⁻³ यानी कि ये हो गया 3 × 10⁻² इक्विवेलेंट हो गया। यानी इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस आयन कितना मिलेगा अपने को, 3 × 10⁻² इक्विवेलेंट अपने को मिलेगा। यहां तक आ गई बात समझ में। अभी आगे बात करते हैं, टोटल H प्लस आयन के इक्विवेलेंट देख लेते हैं। ठीक है, कितने हो रहे, टोटल H प्लस आयन इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस आयन टोटल बराबर क्या होगा बच्चों, इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस आयन बाय HCl प्लस इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस आयन बाय H2SO4। ठीक है, ये कितना है इसका अपने को 10⁻² है, और यहां पे कितना है भाई 4 × 10⁻², कितना हो गया 5 × 10⁻² इक्विवेलेंट अपने को H प्लस के मिल रहे हैं, और वहां कितना मिल रहा है 3 × 10⁻² इक्विवेलेंट। यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन तो अपना रॉन्ग हो गया यहां से, बराबर कहां है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अभी मुझे पता है H प्लस और OH माइनस आयन कंबाइन होके क्या बनाते हैं, H2O। ठीक है, टाइम t इक्वल टू 0 पे टोटल H प्लस आयन कितने हैं, 5 × 10⁻², और OH माइनस आयन कितने हैं, 3 × 10⁻²। हु इज द लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ आपको देखते ही पता चल जाएगा। स्टाइकोमेट्री का कोई रोल ही नहीं है। मोल में याद करो, मोल में क्या करते थे हम, दिए गए मोल ऊपर रखते थे और नीचे स्टाइकोमेट्री करते थे।
यही करते थे ना, ऊपर क्या करते थे हम, दिए गए मोल ऊपर रखते थे और नीचे स्टाइकोमेट्री से डिवाइड करते थे। जहां पर वैल्यू हमारी कम आती थी वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता था मोल कंसेप्ट में। यहाँ तुम्हें दिमाग ही नहीं लगाना है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, जो चीज है ही नहीं उसका इस्तेमाल भी नहीं करना है। क्लियर है? तो यहाँ पे भैया क्या है, सीधे तुम देखो कौन सी वैल्यू कम है, ये वाली वैल्यू कम है, यानी ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। आगे का कंसेप्ट सेम है, कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग होगी, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग होगी। तो फाइनली ये कितना बचेगा, 2 × 10 की पावर -2, ये तो कंज्यूम हो जाएगा, और ये 3 × 10 की पावर -2 बचेगा। यानी इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस आयन कितना हो गया बच्चों, 20 × 10 की पावर -3 इक्विवेलेंट। यानी इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस आयन कितना हो जाएगा, 20 मिली इक्विवेलेंट। बोलो आई नहीं आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल तरीका है सॉल्व करने का, थोड़ा सा फोकस करना है। अगर तुम्हारा फोकस डगमगाया तो आंसर भी क्या हो जाएगा, डगमगा जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, पहला वाला, दैट इज 20 मिली इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस आयन। क्लियर है? चलो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने को बोला है 1m 20 ml HCl, 2m 30 ml H2SO4, 3m 40 ml H3PO4 दिया हुआ है, और अपने को H प्लस की फाइनल नॉर्मलता ज्ञात करनी है, यानी पूरे सॉल्यूशन में H प्लस आयन की नॉर्मलता क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे जरा समझो। यहाँ पर अपने को क्या दिया है बच्चों, सबसे पहले तो HCl दिया है, तो मैं इक्विवेलेंट ऑफ HCl निकाल लेता हूँ। HCl का इक्विवेलेंट कितना होगा बच्चों, देखो HCl का वैलेंसी फैक्टर कितना है, 1 है, यानी जो मोलैरिटी होगी वही क्या होगी, हमारी नॉर्मेलिटी भी होगी। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 20 ml हो जाएगा। तो सीधे मिली इक्विवेलेंट में ले लेता हूं मैं, तो ये आ जाएगा बच्चों मिली इक्विवेलेंट, है ना। मैंने लीटर में कन्वर्ट नहीं किया, अगर लीटर में कन्वर्ट करता तो इक्विवेलेंट आता, मैंने लीटर में नहीं किया, मिलीलीटर में छोड़ दिया, तो मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, अब इक्विवेलेंट ऑफ HCl अगर 20 मिली इक्विवेलेंट है, तो इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस भी कितना होगा हमारा, 20 मिली इक्विवेलेंट ही हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? आगे बात करते हैं। अपने को निकालना है अभी इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। तो H2SO4 का जो इक्विवेलेंट होगा वो यहाँ पे बच्चों देखो वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 2 होगा, तो मोलैरिटी डबल हो जाएगी ना, यानी नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर लगाऊंगा तो नॉर्मेलिटी की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, यहाँ से डबल हो जाएगी, यानी 4 हो जाएगी, यानी 4 × 30 ml। ठीक है, कितना है, 30 ml है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 4 × 3 = 120 मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा। यानी यहाँ से मेरा इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस भी कितना आ जाएगा, 120 मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा। क्लियर है? अभी बात करते हैं H3PO4 की। तो H3PO4 में बच्चों वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 3, तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, यानी 9 हो जाएगा। यानी यहाँ से जब मैं इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस कैलकुलेट करने जाऊंगा तो ये होगा बच्चों 9 × 40 × 10 की पावर -3, रहने देता हूँ, मिलीलीटर में चलने देता हूँ, 9 4 जा 360 क्या हो जाएगा बच्चों, मिली इक्विवेलेंट मेरा आ जाएगा। क्लियर है? अभी यहाँ से बच्चों तीनों, अच्छा ये H प्लस H3PO4 का था, जो H3PO4 का होगा वही H प्लस का होगा, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अभी तो मैं टोटल इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लेता हूँ। इक्विवेलेंट टोटल क्या होगा बच्चों H प्लस का, इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस बाय HCl प्लस इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस बाय H2SO4 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस बाय H3PO4, यही होगा। देखो अभी यहाँ से इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस बाय HCl कितना है, 20, और H2SO4 कितना है, 120, और H3PO4 कितना है, 360। तो ये हो जाएगा बच्चों 0, 6 4 10 का 0, 3 4 5 500 मिली इक्विवेलेंट हो गया। अभी नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे बच्चों में क्या रहने देता हूँ, मिली इक्विवेलेंट में रहने देता हूँ, और यहाँ मिलीलीटर में रहने देता हूँ। मिली से मिली कट जाएगा ना, 10 की पावर -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 500
और टोटल वॉल्यूम कितना होगा। अभी तुमने तीनों को मिलाया तो तीनों को जोड़ना भी तो पड़ेगा, तो वहां 40 + 30 + 20 यानी 30 20 50 और 90, ठीक है। 20 + 30 + 40 यानी कि 90, यानी कितना हो जाएगा 50/9, 4 3 7 8 9 90, 500/90। तो 0 से 0 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और कितना आ जाएगा 50/9। ये क्या हो जाएगी हमारी इसकी नॉर्मलता हो जाएगी सॉल्यूशन की, ठीक है। मान लो तुम्हें ऐसे फाइंड आउट नहीं करना था, तुम्हें दूसरे मेथड से करना है, तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। इसको कैसे करेंगे, देखो वहां पे अपने को मोलैरिटी मिल चुकी है ना, मोलैरिटी। अभी मैं क्या करता हूँ, मोल निकाल लेता हूँ, मोल ऑफ HCl निकालता हूँ। तो मोल क्या होता है बच्चों, मोलैरिटी बराबर मोल अपॉन वॉल्यूम। तो मोल बराबर मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी कितनी है 1, वॉल्यूम कितना हो गया 20 × 10⁻³ है ना, ml में चलने देता हूं, तो ये आ जाएगा बच्चों 20 मिलीमोल। अब स्टाइकोमेट्री से तोड़ो HCl को, तो यहां तो H+ सेम ही आएगा, यानी 20 मिलीमोल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे बात। अब बात करते हैं 2m 30 ml की, तो वहां पे देखो क्या होगी कहानी, मोल ऑफ H2SO4 बराबर मोलैरिटी है 2, वॉल्यूम है 30 ml, यानी कितना हो जाएगा 3 दूनी 60 मिलीमोल। अब बोलो क्या अभी भी H+ आयन जो है तुम्हारा सेम होगा, नहीं होगा ना भाई, वो तो डबल आएगा भाई। इसका 1 मोल टूटेगा तो ये 2 मोल बनेगा, और ये 1 मोल बनेगा तो ये 60 मिलीमोल टूटेगा तो 120 बनेगा ना। तो मोल ऑफ H+ आयन बराबर 2 × 60 यानी कि 120 मिलीमोल हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से मोल ऑफ H3PO4 कैलकुलेट कर लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 3 दिया हुआ है इसका और 40 ml है, तो 40 ml से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मिलीमोल हमारा यहाँ पे बनेगा। अब मैं H3PO4 को अगर तोड़ूंगा बच्चों, तो ये कैसे टूटेगा, 3H+ और PO4 -3 में, यानी मोल ऑफ H+ यहां से मेरे को कितने मिलेंगे, 3 × 120 यानी 12 या 360 मिलीमोल मेरे को यहां से मिल जाएंगे। क्लियर है बात। अभी टोटल मोल ऑफ H+ आयन कितना हो जाएगा, देखो इसका ये 60 + 120 + 360 कितना हो जाएगा, देखो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 का 4 बचा 1 3 4 5 540 मिलीमोल हमारा यहाँ पर हो गया। ये क्या आया है अपना, अभी मिलीमोल निकल के आया है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर बच्चों 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया अपना 360 और 120 यानी कि 360 460 480 480 और अपना जो 60 है, यहाँ बच्चों एक चीज गलत लिख दी है 60, ये 20 आएगा यहाँ पे, है ना। कितना हो जाएगा अपना भी 20 + 120 + 360 6 4 10 यानी 500 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये मिलीमोल आ गया। अभी इक्विवेलेंट क्या होता है, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। मोल कितना है 500 मिलीमोल है, वैलेंसी फैक्टर तो H+ का 1 है, यानी चार्ज ऑन द आयन ना, यानी ये कितना हो जाएगा बच्चों 500, ठीक है। 500 मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब 500 मिली इक्विवेलेंट अगर हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट बराबर 500 मिली इक्विवेलेंट हो गया। अभी नॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। तो इक्विवेलेंट कितना है 500 और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वही 4 3 7 8 9 90 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो वही आ जाएगा 50/9। तो कैसे भी सॉल्व करो, चाहे उस मेथड से सॉल्व करो चाहे इस मेथड से सॉल्व करो, आंसर आपका सेम ही आना है। एज यू विश, जैसे आपकी इच्छा पड़े, जैसे आपकी श्रद्धा हो, वैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 लीटर 18.9 ग्राम HNO3 और 1 लीटर 3.2 ग्राम NaOH। आयतन अनुपात ज्ञात कीजिए जिसको मिलाने पर हमारा विलयन पूर्णतः उदासीन हो जाए। तो पूर्णतः उदासीन के लिए मुझे पता है, पूर्णतः उदासीन अगर मेरे को बनाना है तो मेरे को क्या होना लेना पड़ेगा बेटा, इक्विवेलेंट ऑफ HNO3 को बराबर करना पड़ेगा किसके, इक्विवेलेंट ऑफ NaOH के, ठीक है। यही कंडीशन होती है हमारी तुल्यांक की। अब यहाँ पर देखो पहला हमें दिया है 1 लीटर 18.9 ग्राम HNO3,
तो मैं पहले क्या करता हूँ बच्चों, उसकी नॉर्मेलिटी बना लेता हूँ। तो नॉर्मेलिटी ऑफ HNO3 जरा मैं देखता हूँ क्या आ रही है। नॉर्मेलिटी बराबर क्या हो जाएगा, W 18.9 अपॉन इक्विवेलेंट मास HNO3 का निकाल लेते हैं। तो इक्विवेलेंट मास HNO3 का क्या हो जाएगा, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर तो HNO3 का कितना आ रहा है हमारे पास, 1 आ रहा है, और ये हो गया 48 प्लस 14 नाइट्रोजन का 1, 8 4 12 13 3 4 5 63। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा बच्चों, 63। तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी 18.9 अपॉन 63 आ रहा है। ठीक है, अब ये मेरे ख्याल से 3 बार जाएगा। देखो 63 इंटू 3 कितना होता है, 189 होता है, यानी कि 0.3 आपका वहां पे मिल जाएगा। यानी नॉर्मेलिटी ऑफ HNO3 कितना हो रहा है हमारा, 0.3N हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अभी आगे बात करते हैं। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं बच्चों, नॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं NaOH की। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला W/GEM यानी इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम। तो W कितना दिया है इसका, 3.2, और वैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट मास इसका 40 आएगा, निकाल के देख लो। इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH बराबर मोलर मास 40/1 होता है इसका। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 40 इंटू वॉल्यूम कितना दिया है अपने को, 1 लीटर ही दिया है। तो ये हो जाएगा 0.3, 4 8 जा 32। ठीक है, तो 4 से किया तो 4 8 जा कितना आ गया था, 0.8 आ रहा था अपना, और एक 10 से 0.08N हमारा क्या आ गया बच्चों, इसकी नॉर्मेलिटी आ चुकी है। क्लियर, यहां तक अभी हमने सॉल्व कर लिया है। अभी इक्विवेलेंट बराबर नॉर्मेलिटी इंटू V1 ले लेता हूं, और इसकी नॉर्मेलिटी इंटू V2 ले लेता हूं, कि भाई मुझे V1 तो HNO3 का आयतन लेना पड़ेगा। ये जो पूरा हमारे पास 1 लीटर है ना, इसका कितना पार्ट लिया मैंने बच्चों, V1, और इसका भी 1 लीटर है, इसका कितना पार्ट लिया, केवल V2 लिया। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो V1/V2, ठीक है, इसको N1 ले लेते हैं, इसको N2 ले लेते, या एसिड और बेस लिख लो। देखो एसिड एसिड, और ये क्या है, बेस बेस ना, तो बेस बेस। तो वॉल्यूम ऑफ एसिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ बेस बराबर नॉर्मेलिटी ऑफ बेस अपॉन नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड। नॉर्मेलिटी ऑफ बेस है 0.08 और नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड है अपना 0.3। तो वॉल्यूम ऑफ एसिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ बेस जो है ये किस अनुपात में लेना पड़ेगा, 8/30 अनुपात में लेना पड़ेगा। तब जाके तुम्हारा विलयन जो है वो पूर्णतः क्या बनेगा, उदासीन बनेगा। बोलो आई नहीं आई कहानी समझ में? भाई क्या किया हमने, पूर्णतः उदासीन बनाने के लिए हमें पता है दोनों का इक्विवेलेंट बराबर होगा। NaVa बराबर NbVb करना पड़ेगा, Va/Vb बराबर Nb/Na हो जाएगा। Na/Nb में निकाल चुका हूं, वैल्यूज पुट करी, सॉल्व किया, और मुझे आयतन अनुपात पता चल जाएगा। यानी अगर मैं एसिड का 8 ml लूंगा तो बेस का 30 ml लगेगा, अगर इसका 16 तो इसका 60 ml। क्लियर है? तो बच्चों ये थे हमारे एसिड बेस से रिलेटेड तुल्यांक के सवाल हम लोग कैसे करते हैं। अभी हम दूसरे पैटर्न पे चलते हैं, केमिकल रिएक्शन के पैटर्न पे। ठीक है, उसमें क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से करते हैं वो अभी हम देखते हैं। तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 1/10m 30 लीटर BaCl2 को 1/10m 20 लीटर Al2SO4 होल थ्राइस के साथ मिलाया जाता है। BaSO4 का कितना द्रव्यमान बनेगा? देखो इसको आप मोल कंसेप्ट से भी कर सकते हो। आपको मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है, वहां से मोल ऑफ BaCl2 निकाल के मोल ऑफ बेरियम +2 हम बना लेंगे। फिर मोल ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस निकालेंगे, वहां पे मोल ऑफ SO4 - 2 भी हम बना लेंगे। फिर उनको आपस में रिएक्शन करके स्टाइकोमेट्री का इस्तेमाल करते हुए BaSO4 का मोल बनाएंगे और फिर द्रव्यमान बनाएंगे, है ना। उस मेथड से भी मैं बताता हूँ। पहले मैं आपको इक्विवेलेंट के लॉजिक से इसको समझते हैं। तो मेथड नंबर 1 हम इसका समझते हैं बच्चों। मेथड फर्स्ट मेथड से कैसे सॉल्व होगा जरा देखिए। प्यारे बच्चों, हमें रोज लाखों कमेंट्स आते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, ये वाला टॉपिक सर एक्सप्लेन कर दीजिए। कोई फिजिक्स के टॉपिक के लिए पूछता है, कोई केमिस्ट्री के टॉपिक के लिए पूछता है। ठीक है बच्चों, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर जाकर उसको एक बार सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी आप क्लिक कीजिए, क्योंकि उससे होगा क्या, जो भी हम नए वीडियोस अपलोड करेंगे वो आप तक हैंड टू हैंड आ जाएगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। हम ऐसा बोल क्यों रहे हैं बच्चों, क्योंकि होता क्या है, जो टॉपिक्स की आप डिमांड कर रहे होते हैं उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना के डाली हुई होती है।
ठीक है, तो वो आपको सर्च करेंगे वहाँ पे तो बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाइए, एक बार सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। पहले मेथड के अकॉर्डिंग मैं इक्विवेलेंट बनाऊंगा और फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्विवेलेंट बराबर नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इक्विवेलेंट ऑफ BaCl2 की रिएक्शन में कराने जा रहा हूँ, तो ये इक्विवेलेंट ऑफ BaCl2 निकालने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे बच्चों देखो 1/10 m है BaCl2। अब मुझे पता है कि जो हमारा BaCl2 होता है, BaCl2 का वैलेंसी फैक्टर अगर मैं BaCl2 को तोड़ूंगा तो ये कैसे टूटेगा, बेरियम +2 में जाएगा और Cl माइनस के अंदर जाएगा, इसके 2 आयंस मेरे को यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो वैलेंसी फैक्टर निकल के कितना आएगा, 2। तो मोलैरिटी दे रखी है, तो नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी यानी 1/10 इंटू वैलेंसी फैक्टर 2 यानी 1/5n क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी नॉर्मलता आ जाएगी। ये मैंने नॉर्मलता बना ली इसकी। अभी इक्विवेलेंट बना लेता हूँ, तो इक्विवेलेंट ऑफ BaCl2 क्या हो जाएगा हमारा, इक्विवेलेंट ऑफ BaCl2 इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी यानी 1/5 और वॉल्यूम कितना है 30 लीटर यानी कितना आ जाएगा 6। ठीक है, इक्विवेलेंट आ जाएंगे हमारे BaCl2 के। इसी तरीके से बच्चों में क्या करता हूँ, इक्विवेलेंट ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस निकाल लेते हैं। तो Al2SO4 होल थ्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये कैसे टूटेगा, एल्यूमिनियम +3 और 3SO4 -2 में। ठीक है, यहां से अगर हम इसका वैलेंसी फैक्टर फाइंड आउट करें तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एल्यूमिनियम कितना है, +3 है और जो हमारा SO4 है उस पर -2 है, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा हमारा। तो वैलेंसी फैक्टर हो गया 6। अभी यहाँ पे हम नॉर्मेलिटी बनाते हैं, नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर यानी कि 3/5 हमारी क्या आ गई बच्चों, नॉर्मेलिटी आ गई। अभी इक्विवेलेंट बनाना है, इक्विवेलेंट ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस बराबर नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है बच्चों, 20, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 यानी 4 3 जा 12 इक्विवेलेंट हमारा यहाँ पे मिल जाएगा। दोनों के इक्विवेलेंट अभी हमारे पास आ चुके हैं। अभी रिएक्शन लिख दूं मैं, तो रिएक्शन हो जाएगी बच्चों BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स BaSO4 प्लस AlCl3। ठीक है, पूछा किसका है उसने हमें द्रव्यमान, BaSO4 का द्रव्यमान उसने हमसे पूछा है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखो इक्विवेलेंट बराबर होते हैं, तो मैं जानता हूं इक्विवेलेंट ऑफ BaCl2 बराबर इक्विवेलेंट ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस बराबर इक्विवेलेंट ऑफ BaSO4 बराबर इक्विवेलेंट ऑफ AlCl3। तो यहाँ पे बच्चों BaCl2 का इक्विवेलेंट कितना है हमारे पास, 6 इक्विवेलेंट, और इसका कितना है 12 इक्विवेलेंट। हु इज द लिमिटिंग रिएजेंट, BaCl2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट, सो इक्विवेलेंट ऑफ BaSO4 हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, BaSO4 का इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा 6। अब इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर बराबर कितना हो जाएगा, 6। मोल आ गया 6 बाय वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा, यानी 3 मोल हमारे पास आ चुके हैं। अब 3 मोल आ गया, इसको क्या करोगे, मोलर मास से गुणा कर दोगे BaSO4 के और तुम्हें क्या मिल जाएगा, वहां पे द्रव्यमान मिल जाएगा। बोलो आई नहीं आई कहानी समझ में। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, बहुत ही आसानी से इक्विवेलेंट वाले मेथड से मोल कैलकुलेट करके, मोलर मास मल्टीप्लाई करके और द्रव्यमान हम वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका जो मोलर द्रव्यमान होता है बच्चों वो 233 होता है, तो 233 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 699 ग्राम हमारा क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा। ये था हमारा मेथड नंबर 1 बाय द कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट। अभी हम मोल के कंसेप्ट से समझते हैं बच्चों। हालांकि मोल के कंसेप्ट से तो मैं पहले बता चुका हूं, तो वहां पे एक बार दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे मोल के कंसेप्ट से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो उसके लिए बच्चों में मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मोल ऑफ BaCl2 अगर मैं फाइंड आउट करूं तो यहां पर आपको होगा मोलैरिटी यानी 1/10 इंटू वॉल्यूम 30 यानी 3 मोल मुझे BaCl2 के मिलेंगे। सिमिलरली मोल ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस जो है दैट इज इक्वल टू 1/10 इंटू 20 यानी 2 मोल मुझे Al2SO4 होल थ्राइस के मिल जाएंगे। अब मैं इक्वेशन बैलेंस कर लेता हूं, तो ये हो गया बच्चों BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस और ये देगा हमें BaSO4 प्लस AlCl3।
अब यहाँ पे इन दोनों चीज़ों में एक अच्छी बात यह है कि यहाँ मुझे इक्वेशन बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ मुझे हाँ इक्वेशन बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस करते हैं, बेरियम 1, एल्यूमिनियम 2 और सल्फेट 3 है, तो इधर हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा। ठीक है, सल्फेट मैंने कितने बना दिए 3, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है 3 मेरा क्या हो जाएगा, बेरियम भी हो जाएगा। क्लोरीन 6, एल्यूमिनियम 2, तो यहाँ मेरा 2 हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखो BaCl2 के कितने मोल हैं, 3 मोल, और यहाँ इसके कितने मोल हैं, 2 मोल। अभी मेरे को देखो एक और फायदा यहाँ पे क्या था, मुझे किसी भी चीज़ से डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती थी, मेरे को सीधे ये देखना था कि ये 6 नंबर है, ये 12 नंबर है, जो छोटा इक्विवेलेंट है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। लेकिन मोल के केस में ऐसा नहीं है। मोल के केस में लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए दिए गए मोल बड़ा स्टाइकोमेट्री, यानी कितना आ गया, यहाँ तो आ गया आपका 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/1, यानी यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरा क्या आएगा, छोटी वैल्यू 1 होने की वजह से ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका 3 मोल तो इसका 3 मोल। ठीक है, हो गया सवाल। मोल ऑफ BaSO4 कितना आ गया आपका, 3 मोल आ गया, खत्म कहानी। जो तुम्हें अच्छा लगे उससे कर लो। इस क्वेश्चन में एक फायदा और ये होता है बच्चों, देखो हालांकि वो आपको लंबा मेथड लग रहा होगा, ये छोटा मेथड है, तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो। ये वाला जो मेथड है, मेथड नंबर 1 यानी इक्विवेलेंट वाला मेथड ना, वो हमारा जनरली उस जगह पर काम आता है जहां पे हमें ये नहीं पता होता कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर तुम्हें यही नहीं पता कि प्रोडक्ट क्या बनेगा तो फिर तुम उसको बैलेंस कैसे करोगे, बात समझ रहे हो ना। अगर तुम्हें सारे प्रोडक्ट पता है तो बैलेंस कर सकते हो आसानी से, ठीक है ना। लेकिन क्या हो अगर सारे प्रोडक्ट ही नहीं पता, अगर सारे प्रोडक्ट ही नहीं पता हो तो तुम बैलेंस कैसे करोगे उसको बैलेंस नहीं करोगे तो मोल कंसेप्ट का लॉजिक कैसे लगा पाओगे भाई, आ रही है ना बात समझ में। तो वहां पे हमें इनकी इस इक्विवेलेंट कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, आइए चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है 80% शुद्धता वाले H2SO4 सैंपल के कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी 50 ग्राम लाइमस्टोन को पूर्णतः विघटित करने के लिए। अब जैसे मान लो कि आपको यहाँ पे रिएक्शन नहीं पता कि रिएक्शन होगी क्या, है ना। CaCO3 को H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे, क्या रिएक्शन होगी कुछ अता पता नहीं है। तो ऐसी जगह पर हमारे काम आता है बच्चों इक्विवेलेंट कंसेप्ट। तो इससे पहले जो क्वेश्चन कराए थे वहां पे तो आप मोल से भी कर सकते थे, इक्विवेलेंट से भी कर सकते थे, लेकिन इसको मोल से करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। प्रॉपर एग्जैक्ट इक्वेशन ही इसकी हम लोग फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोच रहे हो H2SO4 प्लस CaCO3 को कंबाइन करके कुछ रिएक्शन ऐसी बनने वाली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिंपल रिएक्शन होगी CaCO3 गिव CaO प्लस CO2, लेकिन वो टूटा किसकी वजह से, H2SO4 की वजह से। तो यहाँ पर रिएक्शन बनाना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी जगह पे हमारा भाई एकमात्र तरीका तीर कौन सा है, ब्रह्मास्त्र, तुल्यांक का ब्रह्मास्त्र है हमारे पास। तो अब वो तुल्यांक का ब्रह्मास्त्र मैं कैसे इस्तेमाल करने वाला हूँ जरा देखो। मुझे ये पता है कि भाई H2SO4 का सैंपल जो है वो लाइमस्टोन को विघटित कर रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 जो होगा दैट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3। अब इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 का फॉर्मूला लगा देता हूं मैं 50/50। कैसे 50/50 जरा समझो। यहाँ पे क्या है बच्चों, वेट ऑफ CaCO3 कितना दिया हुआ है अपने को 50, और अगर आप इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करोगे CaCO3 का तो मोलर द्रव्यमान होता है इसका 100 और वैलेंसी फैक्टर आता है 2, यानी ये भी आएगा 50। इसलिए मैंने दिया गया द्रव्यमान भी 50 पुट कर दिया और इक्विवेलेंट मास भी 50 पुट कर दिया, यानी कुल मिला के मेरा यहाँ पर इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितना आ चुका है 1 इक्विवेलेंट। अब मुझे पता है इक्विवेलेंट बराबर होता है मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर बराबर 1। इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 को क्या लिख दिया मैंने, मोल ऑफ H2SO4 इंटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2SO4, और वो इक्वेट कर दिया मैंने 1 के। तो मोल बराबर 1/2 बोलो, H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 2 होता है। तो ये आ गए हमारे पास मोल। अब मुझे निकालना क्या है, मास निकालना है ना। तो वेट, मोल क्या होता है बच्चों, वेट अपॉन मोलर मास बराबर 1/2 हो जाएगा। तो वेट बराबर क्या हो जाएगा, मोलर मास बाय 2, यानी 98/2, यानी वेट ऑफ H2SO4 हमारे पास कितना होगा बच्चों 49 ग्राम। बोलो आई नहीं आई कहानी समझ में,
49 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, उस H2SO4 सैंपल का होगा, है ना, उस H2SO4 का होगा, और उस H2SO4 के द्रव्यमान से मेरे को भी सैंपल का द्रव्यमान निकालना है। भाई यहाँ पे तो क्या है, 50 ग्राम लाइमस्टोन को तोड़ने के लिए 49 ग्राम H2SO4 की आवश्यकता थी। 49 ग्राम तो तब जब वो 100% प्योर होता, लेकिन यहाँ पे 80% शुद्धता वाला क्या है, H2SO4 है। तो मैं मान लेता हूं सैंपल का द्रव्यमान कितना है, x ग्राम है। कितना है भाई, x ग्राम। इस x ग्राम का 80% मुझे निकालना पड़ेगा। तो इस x ग्राम का 80% अगर मैं निकालता हूं तो वो मेरा 49 आना चाहिए। ये कितना हो जाएगा बच्चों, x बराबर 49 इंटू 5/4, यानी x बराबर 9 5 जा 40 का 0, है ना, 9 5 जा कितना होता है भाई, 45 बचा 4, 5 4 20, 24, 245/4, यानी कि 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 2 5, 61.25 ग्राम जो है हमारा क्या होगा बच्चों, उस H2SO4 सैंपल का द्रव्यमान होगा, जिसमें से 49 ग्राम 80% शुद्धता जो है उसकी, वो 50 ग्राम लाइमस्टोन को पूर्णतः क्या कर पाएगा, विघटित कर पाएगा। बोलो आई नहीं आई कहानी समझ में। तो यहाँ पे हमारा इक्विवेलेंट कंसेप्ट का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि उससे हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहा है। क्लियर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, 1 ग्राम मिश्रण जिसमें Li2CO3 तथा एक दूसरे धातु का समाकृतिक कार्बोनेट, समाकृतिक मैं बता चुका हूं क्या होता है समाकृतिक, जिसमें सेम आकृति होती है। तो भाई कुल मिला के ये मान लो Li2CO3 और M2CO3 समाकृतिक है ना बच्चों। तो Li2CO3 और M2CO3 जो है, इन दोनों का एक मिश्रण है हमारे पास, जिसका टोटल द्रव्यमान कितना है बच्चों, x ग्राम है। कितना ग्राम है, सॉरी 1 ग्राम है। कितना ग्राम है, 1 ग्राम। समाकृतिक कार्बोनेट जिसमें मोलों की समान है ना, जिनके मोलों की संख्या समान है। मोलों की संख्या क्या है बच्चों, इसमें समान दी गई है, यानी कि जो इसमें मोल ऑफ Li2CO3 होगा वही क्या होगा, मोल ऑफ M2CO3 भी होगा। क्लियर है। आगे बोला है 0.5 NaCl 21.6 ml की आवश्यकता होती है। तो जो अपना परमाणु M है उसका परमाणुीय भार निकालना है। तो मैं सबसे पहला काम क्या कर लेता हूं, इक्विवेलेंट ऑफ HCl बना लेता हूं, क्योंकि इक्विवेलेंट ऑफ HCl बराबर क्या होगा हमारा, इक्विवेलेंट ऑफ मिश्रण होगा, और उस मिश्रण का जो तुल्यांक होगा वो इन दोनों कार्बोनेट के तुल्यांक के योग के बराबर होगा, जो हमने केस नंबर 1 लिया था। तो इक्विवेलेंट ऑफ HCl क्या हो जाएगा बच्चों, नॉर्मेलिटी कितनी है 0.5 और वॉल्यूम कितना है 21.6 ml, यानी 21.6 इंटू 10⁻³ लीटर। तो यहाँ से जो इक्विवेलेंट निकल के आएगा 1010.8 इंटू 10⁻³ इक्विवेलेंट मेरा क्या आ रहा है बच्चों, HCl का तुल्यांक आ रहा है। चलो अभी आगे बात करते हैं। मैं मान लेता हूं भाई कि वेट ऑफ Li2CO3 जो है ना, ये कितना है अपना, ये कितना है, M2 को मानता हूं, वेट ऑफ M2CO3 कितना है अपना, x ग्राम है। तो बोलो वेट ऑफ Li2CO3 क्या मेरा 1 - x ग्राम नहीं हो जाएगा। ठीक है यहां तक। अभी मैं क्या करता हूं बच्चों, मोल बना लेता हूं। तो मोल ऑफ M2CO3 क्या हो जाएगा, गिवन मास हो गया x और मोलर मास होगा 2m+60। 2m+60 कैसे बच्चों, m का एटॉमिक मास मान लो m, तो 2m का कितना हो जाएगा 2m, और CO3 का कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, x/2m+60। ठीक है। तो अभी यहां से थोड़ा सा और अगर मैं सिंप्लीफाई करूं इसको, तो ये क्या हो सकता है, x/2 इंटू m+30 हो जाएगा। क्लियर। ये तो हमने कैलकुलेशन कर ली किसकी, M2CO3 के लिए। इसी तरीके से मोल ऑफ Li2CO3 बोलो कितना हो जाएगा, इसका मास हो गया 1/x दिया गया द्रव्यमान। मोलर मास, लिथियम का मोलर मास कितना होता है 7 होता है, तो 7 2 जा 14 हो जाएगा। लिथियम का कितना हो जाएगा 7 2 जा 14 + 60, यानी कि 74 इसका मोलर मास हो जाएगा। अभी हमसे एक कंडीशन बोली हुई है, क्या बोला है कि दोनों के मोल जो होंगे ना बच्चों, वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे।
तो मैं दोनों के मोल को क्या करने जा रहा हूं, अभी बराबर करने जा रहा हूं। तो मोल ऑफ M2CO3 कितना है अपना, X/2m+30, ये मैंने यहां से पुट कर दिया। और मोल ऑफ Li2CO3 कितना है, 1 - X/74। बोलो आई नहीं आई यहां तक बात समझ में? तो ये तो हो गई हमारी भाई इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं बोल देता हूं बच्चों इक्वेशन नंबर 1। और मैं क्या लिख सकता हूं, दूसरा इक्विवेलेंट ऑफ HCl या इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर बराबर इक्विवेलेंट ऑफ HCl में लिख सकता हूं। तो इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर क्या होगा बच्चों, इन दोनों का योग होगा, है ना, इन दोनों का योग होगा। तो इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर बराबर इक्विवेलेंट ऑफ HCl। अब मैं पहले यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर निकाल लेता हूँ। इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर कितना होगा जरा देखना, हाँ, इक्विवेलेंट ऑफ Li2CO3 बराबर मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर लगा रहा हूं। मोल कितना है, 1 - X/74 इंटू वैलेंसी फैक्टर 2। और इक्विवेलेंट ऑफ M2CO3 कितना होगा, मोल यानी X अपॉन, है ना, ये रहा X/2 इंटू M+30, 2 इंटू M+30। और वैलेंसी फैक्टर तो इसका भी 2 होगा ना। तो बच्चों अगर आपको हमारे चैनल पर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ ही साथ उन वीडियोस को शेयर कीजिए। आप अगर उसको शेयर करेंगे तो हो सकता है कोई ज़रूरतमंद बच्चा हो जिसको वो वीडियो की काफ़ी रिक्वायरमेंट हो, तो वो उसको आपके शेयरिंग से देख सकता है। ठीक है बच्चों, तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी मोशन टीम जो है वो आपके प्यार और स्नेह को देखते हुए काफ़ी मोटिवेटेड है और वो काफ़ी डेडिकेटेड है कि आपको अच्छे से अच्छा लेक्चर प्रोवाइड कर सके ताकि आप उससे कुछ नया और अच्छा सीखें। M2CO3 का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 2। तो इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर कितना होगा, इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर होगा हमारा इक्विवेलेंट ऑफ Li2CO3 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ M2CO3। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ से दोनों तरफ से 2 टेकिंग कॉमन, है ना। अच्छा यहाँ पे बच्चों चलो ठीक है ऐसे पुट कर, 2 टेकिंग कॉमन, ये हो जाएगा 1 - X/74 प्लस X/2 इंटू M+30। बोलो क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है ना यहाँ तक। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, X/2 इंटू M+30 को 1 - X/74 पुट कर सकता हूँ। तो इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 1 - X/74 प्लस 1 - X/74। ये मैंने कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से मैंने ये वैल्यू लिख दी। अभी यहाँ से इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा हमारा, इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर बराबर 4 इंटू 1 - X/74 हो जाएगा। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर बराबर किसके कर सकता हूँ, इक्विवेलेंट ऑफ HCl के बराबर कर सकता हूँ। तो इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर हो गया मेरा 4 इंटू 1 - X/74। इक्विवेलेंट ऑफ HCl 10.8 इंटू 10⁻³ 10.8 इंटू 10⁻³ हो गया। सॉल्व करते हैं भाई इसको, ठीक है। ये हो जाएगा 1 - X बराबर 10.8 इंटू 74/4 इंटू 10⁻³ 1 - X इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, यानी 54 इंटू 37, 7 4 जा 28, 2 7 5 35 36 37, 4 3 12 का 2, 5 15 16, 8 7 8 9, 6 3 9, 1998 डेसिमल 199.8, 199.8 इंटू 10⁻³ ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमें x की वैल्यू मिलने वाली है यहां से, तो ये हो जाएगा अपने पास 1 - X इज इक्वल टू 0.1998। ठीक है, x उधर गया तो 1 - 0.2 ले लेता हूं राउंड अप करके, जिसकी वैल्यू होगी 0.8। यानी x की वैल्यू, अगर मान लो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा होता कि भाई वेट ऑफ M2CO3 कितना होगा, तो उसका आंसर होता हमारा 0.8 ग्राम। और आपसे पूछा होता वेट ऑफ Li2CO3 कितना होगा, तो ये 0.2 ग्राम हो जाएगा।
इसका रेशो भी हम बता सकते थे और ओरिजिनल मिक्सचर में परसेंटेज भी हम लोग काउंट कर सकते थे, बशर्ते आपको ये मेथड आना चाहिए था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ ये नहीं है, हमसे एटॉमिक मास उसने पूछा है किसका बच्चों, m का। ठीक है, चलिए अभी आगे सॉल्व करते हैं। अब मैं इसको उठा के पुट कर देता हूं बच्चों इक्वेशन नंबर इसके अंदर, इक्विवेलेंट ऑफ M2CO3 में। ठीक है, तो इक्विवेलेंट ऑफ M2CO3 में क्यों पुट कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर मेरे को इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर, देखो वेट तो मेरे को मिल गया, x की वैल्यू डिटरमाइन हो चुकी है मेरे पास, ठीक है ना। अब मुझे निकालना क्या है, एटॉमिक मास की वैल्यू तो निकालनी है। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ इक्विवेलेंट ऑफ M2CO3 बराबर, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी। इक्विवेलेंट ऑफ M2CO3 तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो इक्विवेलेंट ऑफ M2CO3 हमारा किस तरीके से फाइंड आउट होगा, इसमें भाई इक्विवेलेंट ऑफ M प्लस इक्विवेलेंट ऑफ कार्बोनेट में कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट ऑफ कार्बोनेट कर सकता हूँ, लेकिन उसको करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से देखो मेरे को सीधे m मिलने वाला है। x की वैल्यू कितनी हो चुकी है अपने पास, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है भाई, x की वैल्यू आ चुकी है 0.8 अपॉन 2 इंटू m प्लस 30 इज इक्वल टू, ये आ गया बच्चों 0.2 अपॉन 74। तो ये हो जाएगा अपना 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, m प्लस 30 इज इक्वल टू 7 2 जा 14, 148, m बराबर 30 40 118, यानी कि जो हमारा एटॉमिक मास होगा वो कितना निकल के आ जाएगा, 118। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, देखो 100 ml डेसी नॉर्मल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका 100 ml अपने को दिया हुआ है। डेसी नॉर्मल, डेसी मतलब क्या होता है बच्चों, 1/10 यानी कि 0.1, यानी कि इसकी नॉर्मेलिटी अपने को दे रखी है 0.1 N और वॉल्यूम दे दिया है 100 ml। और साथ ही साथ में बोला है उसने कि 50 ml प्लस सेमी मोलर NaOH दिया हुआ है। तो यहाँ से जो हमें NaOH दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है बच्चों, सेमी मतलब आधा, यानी 0.5 m या n। NaOH के केस में सेम ही है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर क्या है उनका, सेम है। अभी बच्चों इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में काउंट करने जा रहा हूँ। इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू 100 ml का मतलब कितना हो गया बच्चों, 10 की पावर -1 यानी 0.1, यानी 10 की पावर -2 इक्विवेलेंट मेरे को किसके मिल चुके हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। तो बोलो OH माइनस आयन के इक्विवेलेंट कितने होंगे, वो भी इतने होंगे। दोनों के इक्विवेलेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे इक्विवेलेंट ऑफ NaOH क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ NaOH हो जाएगा बच्चों 0.5 इंटू 50 इंटू 10 की पावर -3। इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करता हूँ तो 5 5 जा 25, यानी 25 इंटू 10 की पावर -3, यानी 2.5 इंटू 10 की पावर -2 इक्विवेलेंट मुझे NaOH का मिलेगा। और वही इक्विवेलेंट क्या होगा, OH माइनस का होगा। स्टाइकोमेट्री का तो कोई रोल होता नहीं है। तो इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस आयन टोटल जो होगा दैट इज इक्वल टू, वो कितना होने वाला है बच्चों अपने को, देखो ये हो गया 10 की पावर -2 प्लस 2.5 इंटू 10 की पावर -2, तो ये हो जाएगा 3.5 इंटू 10 की पावर -2 इक्विवेलेंट हमारा OH माइनस आयन का हो जाएगा। उसने क्या बोला है, विलेन की नॉर्मलता, विलेन की नॉर्मलता हमें ज्ञात करनी है। तो नॉर्मेलिटी विलेन की फाइनली अल्टीमेटली कितनी हो जाएगी, इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम किस में पुट करना होता है अपने को, लीटर में पुट करना होता है। तो इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस आयन कितना हो जाएगा, 3.5 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 100 ml प्लस 50 ml, यानी कि 100 प्लस 50 इंटू 10 की पावर -3, यानी नॉर्मेलिटी ऑफ OH माइनस आयन यानी विलेन की नॉर्मलता अल्टीमेटली कितनी आएगी, 3.5 इंटू 10 की पावर -2। ये हो गया बच्चों 150 इंटू 10 की पावर -3, यानी कि अल्टीमेटली कितना बचा, 15 इंटू 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 से 10 की पावर -2 कट गया, 35/150 हो गया। 5 7 जा 35, 5 3 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 6, 3 3 9, 0.22 0.233 n क्या होगी,
विलयन की फाइनल नॉर्मलता हो जाएगी। आई नहीं आई बात समझ में? तो ये तो बच्चों हुई हमारी विलयन की फाइनल नॉर्मेलिटी हुई। ठीक है, अभी यहाँ पे उसने एक पार्ट और बोला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फाइनल विलयन में। तो देखो फाइनल विलयन में यहाँ पे क्या लगाना है अपने को बच्चों, डाइल्यूशन तनुकरण सूत्र का इस्तेमाल करना है। याद आया तनुकरण सूत्र? तनुकरण सूत्र के अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं N1V1 बराबर N2V2। N1 क्या होता है, N1 और V1 क्या होता है, नॉर्मलता और आयतन तनुकरण के पहले। N2 और V2 क्या होता है, नॉर्मलता और आयतन तनुकरण के बाद में। बात करते हैं N1 की, तो पहले नॉर्मलता कितनी थी बच्चों, 0.1 N और वॉल्यूम कितना था, 100 ml। अभी फाइनल नॉर्मेलिटी हमें फाइंड आउट करनी है और V2 कितना हो जाएगा बच्चों, 100 + 50। इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना अपने को, इन दोनों को जोड़ के क्या आएगी, फाइनल नॉर्मेलिटी आएगी। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करके N2 की वैल्यू निकाल लेंगे, 0.1 × 100/150। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/15 जो है वो फाइनल नॉर्मलता होगी किसकी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के बाद में। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों हमने कठोर जल और नरम जल से रिलेटेड एक टॉपिक क्वेश्चन लिया है। क्या बोला है, कठोर जल का यदि एक सैंपल हमने लें और उस सैंपल के अंदर अपने को क्या दिया हुआ है बच्चों, 20 मिलीग्राम कैल्शियम +2 आयन प्रति लीटर उपस्थित है। तो देखो 1 लीटर में कितना उपस्थित है, 20 मिलीग्राम। तो बोलो 2 लीटर में कितना उपस्थित होगा, 40 मिलीग्राम। अब तुम पूछोगे सर 2 लीटर क्यों किया, तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन को अगर तुम पढ़ोगे तो उसने बोला है 2 लीटर जल को नरम जल बनाने के लिए आवश्यकता पूछी है ना। तो 1 लीटर दिया हुआ है, 1 लीटर के हिसाब से दिया हुआ है, 2 लीटर के हिसाब से मैं बना लेता हूँ। तो 2 लीटर के हिसाब से 40 मिलीग्राम कैल्शियम +2 आयन हमारे पास निकल के आ रहा है। अभी उसने बोला है Na2CO3 के कितने मिली तुल्यांक की आवश्यकता होगी, तो मैं सीधा लॉजिक लगाऊंगा, इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 बराबर इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम +2। अब तुम बोलोगे सर पूरा Na2CO3 थोड़ा ना कैल्शियम +2 के साथ रिएक्शन करेगा, Na+Ca+2 को रिप्लेस करेगा। तो भैया Na+ बोलो चाहे Na2CO3 बोलो, दोनों के तुल्यांक क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है बच्चों, इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 बराबर इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम +2 बराबर वेट 40 × 10⁻³ ये तो क्या हो गया अपने पास, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर आएगा 2, यानी 2 × 10⁻³ इक्विवेलेंट, यानी कितने मिली इक्विवेलेंट, 2 मिली इक्विवेलेंट की आवश्यकता होगी अपने को, किसकी, Na2CO3 की, ताकि मैं 2 लीटर हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकूं। बोलो आई नहीं आई बात समझ में? तो ये था हमारा बच्चों एक क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम हार्ड वाटर पे। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इस पे 5 स्टार कर लो। इसमें कुछ कंसेप्ट्स भी बताऊंगा मैं आपको, वो कंसेप्ट्स क्या है आइए समझते हैं। 1 लीटर कठोर जल के सैंपल में, यानी हमने एक कठोर जल लिया बेटा, हार्ड वाटर लिया, उसका 1 लीटर सैंपल लिया, ठीक है, 4.44 मिलीग्राम CaCl2 तथा 1.9 मिलीग्राम MgCl2 उसमें उपस्थित है। तो यहाँ पे बेसिकली वेट ऑफ CaCl2 अपना कितना है, 4.44 मिलीग्राम, यानी कि 4.44 × 10⁻³ ग्राम। तो मोल ऑफ Ca या इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2 की अगर मैं बात करूं तो इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2 हमारा क्या हो जाएगा, वेट 4.44 × 10⁻³ अपॉन इक्विवेलेंट मास CaCl2 का हो जाएगा बच्चों 111। हाँ 71 और 40 कितना हो जाएगा, 111। ये तो हो गया इसका मोलर मास। और अपॉन वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा इसका 2 है ना, इक्विवेलेंट में मैंने कन्वर्ट किया है। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर बच्चों तो कितना आएगा, देखो 0.04 है ना, यानी कि ये हो जाएगा 4 × 8.88, यानी 888 × 10⁻⁵। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर लिया, 2 डेसिमल शिफ्ट करके 10⁻⁵ कर दिया, 111, यानी ये कितना हो जाएगा अपना
भाई इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 11 से ये सॉल्व होगा, है ना, 11 से सॉल्व नहीं होगा, इसको ऐसे छोड़ दो, एक काम करो, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने, 4.44 इंटू 10⁻³ अपॉन 111 इंटू 2। अभी आगे बात करते हैं। सिमिलरली इक्विवेलेंट ऑफ MgCl2 की बात कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंट ऑफ MgCl2 क्या हो जाएगा अपना, 1.9 मिलीग्राम, यानी 1.9 इंटू 10⁻³ अपॉन क्लोरीन, भाई 71 होता है क्लोरीन, 2 क्लोरीन 71 और मैग्नीशियम 24, 4 और 1 5 7 8 9 95, ये हो गया 95। वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया इसका भी, 2 हो गया। ये दोनों के इक्विवेलेंट हो गए। अभी टोटल इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे, टोटल इक्विवेलेंट फॉर द हार्डनेस, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ MgCl2। तो इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2 कितना हो जाएगा, देखो दोनों को जोड़ोगे तो 2 और 10⁻³ कॉमन ले लो, 2 इंटू 10⁻³ टेकिंग कॉमन, यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा बच्चों 4.44 अपॉन 111 प्लस ये आ जाएगा 1.9 अपॉन 95। ये टोटल इक्विवेलेंट आ गया। अब कहानी बच्चों यहाँ पे खत्म नहीं हुई, असली कहानी जो है वो अब शुरू हो रही है। असली कहानी क्या है, तो असली कहानी ये है बच्चों कि जो पार्ट्स पर मिलियन होता है यानी हार्डनेस होता है, वो हम ऐसे कैलकुलेट नहीं करते, वो हम कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ CaCO3 के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ जो इक्विवेलेंट है ना, टोटल इक्विवेलेंट, इसको इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 मानते हुए मुझे मास निकालना पड़ेगा कैल्शियम कार्बोनेट का। ये स्टैंडर्ड तरीका है, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलो इसको अभी हम क्या करते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं पहले। ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ अब देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बच्चों, देखो 4 4 4 है ना, तो इसको 4 इंटू 10⁻² बाय 111 लिख देता हूँ। इसको 190 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 95 लिख लेता हूँ। 10⁻² टेकिंग कॉमन, तो 2 इंटू 10⁻5 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते, ये तो सीधा सीधा तुम्हारा 95 2 जा कितना हो रहा है, 190 हो रहा है। यहाँ बात करते हैं तो देखो 4 4 4 डिवाइडेड बाय 111 करोगे तो 4 4 4 4, देखो ये सॉल्व हो गया, सीधे सीधे कितना आ गया, 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 4 2 6 6 दूनी 12, 12 गुणा 10 की घात -5। ये जो तुम्हारा टोटल इक्विवेलेंट था ना बेटा हार्डनेस का, इसको मान लो तुम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3। क्लियर। अभी इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 क्या हो जाएगा तुम्हारा, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर CaCO3 का 2 बराबर 12 इंटू 10⁻5। मैंने क्या बोला कि भैया जो तुम्हें हार्डनेस कैलकुलेट करनी होती है वो CaCO3 के रेस्पेक्ट में ही करनी होती है, चाहे उसमें हार्डनेस कुछ भी हो। क्लियर है ना। तो यहाँ पे जो तुम्हारा इक्विवेलेंट टोटल आया था उसको इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मानो और उसके अकॉर्डिंग मैं मोल निकालने जा रहा हूँ। तो मोल आ रहा है 6 इंटू 10⁻5। अभी वेट निकालूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मुझे क्या पूरी दुनिया को पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होता है, 100 ग्राम होता है। तो 6 इंटू 10⁻³ ग्राम इज बेसिकली द मोलर एटॉमिक मास। ठीक है, ये एटॉमिक मास, सॉरी गिवन मास, ये हमारे पास क्या आ चुका है अभी तक, गिवन मास आ चुका है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। अब भी मेरे को क्या करना है, अभी ध्यान से सुनो, पार्ट्स पर मिलियन बराबर वेट ऑफ CaCO3 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻6 करना है। वेट ऑफ CaCO3 कितना आ चुका है, 6 इंटू 10⁻³ अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब 1000 ग्राम होता है, यानी 10⁻³ हो गया, 10⁻6 हो गया, तो पार्ट्स पर मिलियन सीधे सीधे 6 ppm आ रहा है। बोलो आई नहीं आई बात समझ में, ध्यान से नोट करो, ध्यान से दोबारा रिकैलकुलेट करो। क्या बोला मैंने, तुमने पहले जो जो भी हार्डनेस दिए थे उनके इक्विवेलेंट बना लिए, उनके इक्विवेलेंट जोड़ लिए, जो टोटल इक्विवेलेंट आया ना वो असल में इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मानो। क्यों भैया ऐसा क्यों, क्योंकि जो हार्डनेस होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट के रेस्पेक्ट में काउंट होती है। क्लियर है बच्चों। तो ये था हमारा इक्विवेलेंट कंसेप्ट। क्लियर। इक्विवेलेंट कंसेप्ट का एक बार मैं आपको रिवीजन करा दूं फटाफट। इक्विवेलेंट कंसेप्ट के अंदर हमने सबसे पहले तुल्यांकी भार कैलकुलेट करना सीखा। तुल्यांकी भार के बहुत सारे हमारे पास कंसेप्ट्स थे, रेडॉक्स रिएक्शन में, सॉल्ट में, एसिड बेस में, है ना। उसके बाद हमने
कुछ क्लासिकल कंसेप्ट्स पढ़े, वहाँ से हमने कैलकुलेट करना सीखा, W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E का लॉजिक लगाया। तो वो सारे लॉजिक हमने इस्तेमाल करने के बाद इक्विवेलेंट कंसेप्ट के लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस की तरफ बढ़े, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए। तो ये था बच्चों आपका स्टाइकोमेट्रिक 2 रेडॉक्स प्लस इक्विवेलेंट कंसेप्ट। यहाँ पे आज खत्म होता है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, डीपीपीज जो आपके पास है वो सॉल्व करिए, मॉड्यूल सॉल्व करिए, क्वेश्चंस अच्छे से ध्यान से फोकस के साथ करिए। अगर तुम्हारा फोकस हटा तो क्वेश्चन बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे आयनिक इक्विलिब्रियम में भी काम आने वाला है। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका स्टाइकोमेट्रिक 2 यानी इक्विवेलेंट कंसेप्ट प्लस रेडॉक्स। तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। तो बच्चों अगर आप चाहते हैं कि हम जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेक्चर्स जो भी आ रहे हैं वो आप तक पहुँच सके, आपको अवेलेबल हो सके, तो आप आज ही हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है बच्चों 180021217999। ठीक है बच्चों, तो इस पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और हमारे वीडियो लेक्चर्स आप तक पहुंच जाएंगे।